नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब महज 7 माह ही बच गया है। ऐसे में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार भी अब पूरी चुनावी मोड में आ गई है। अपनी सरकार के कामकाज, योजनाओं और बजट घोषणाओं को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जहां पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं से जमीनी फीडबैक ले रहे हैं, तो वहीं अब सरकार की योजनाओं और घोषणाओं का कितना लाभ जनता को मिल रहा है, इसका भी फीडबैक अब नौकरशाहों से लिया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के तमाम जिलों के कलेक्टर और एसपी की हाई लेवल बैठक की। जालना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित बैठक में सीएम गहलोत ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की तमाम घोषणाओं को धरातल पर लागू किए जाए। साथ ही सभी जिलों के एसपी को सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर के पूरी सख्ती के साथ काम करने के निर्देश भी दिए। इससे हाई लेवल बैठक में संभागीय आयुक्त और पुलिस आईजी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिहाज से कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसे सख्ती से लागू किया जाए और अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने कलेक्टर से कहा कि फेलोशिप योजना को जनता तक पहुंचाया जाए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कलेक्टर एसपी की बैठक से पहले बुधवार रात अपने आवास पर नौकरशाहों को रात्रि भोज भी दिया था। इसी दौरान सीएम गहलोत ने अच्छे काम के लिए कई अधिकारियों की पीठ थपथपाई भी थी और वहीं राजस्थान पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्रज प्रहार को लेकर के भी हाल ही में पुलिस की प्रशंसा की। इधर बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगड़ी हुई बता करके जोरदार मुद्दा बना रही है और इसी बीच सवाल अब ये उठ जाते हैं कि फ्लैगशिप योजना की पालना के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। क्या अफसर भी इसे लेकर के पूरी तरह से गंभीर है? फील्ड में ऐसे कितने अफसर हैं जो मजबूती के साथ काम कर रहे हैं? बेलगाम अफसरों पर कैसे लगाम कसेगी सरकार? सवाल ये भी उठता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम करती है? ब्यूरोक्रेसी के फ्री हैंड होने के दावों में कितना दम है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में अफसर कितने पास हैं और कितने फेल हैं? सरकार पर बीजेपी के आरोप में कितना दम है? आज इसी पर हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो बेलगाम अफसरों पर अब सरकार लगाम कैसे कसेगी, ये एक अहम सवाल यहां पर उठ जा रहा है और जहां आज देखिए बड़ी बहस में हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। अपराधों के आंकड़ों को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से सरकार बार बार जीरो टॉलरेंस नीति की बात कर रही है, क्या सच में ये इस नीति पर काम राजस्थान में चल भी रहा है? जहां एक तरफ सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रहा है, पुलिस के द्वारा काम जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष यहां पर कुछ और ही राग अलापती नजर आ रही। तो आज इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे और चर्चा में हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर जो कि कांग्रेस नेता हैं वो शामिल हो गए हैं और आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। प्रियदर्शी जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। आज काफी अहम बैठक हुई है और ये बैठक कितनी सफल साबित होगी, क्योंकि यहां पर जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जा रही है, कानून व्यवस्था को सुचारू करने की बात की जा रही है, तो अब प्रदेश में किस तरीके से काम करेगी सरकार? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही उन तक, टीम काम कर रही है। आशीष चतुर्वेदी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सीमा जी, आ रही है। आशीष जी, देखिए यहां पर कांग्रेस के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है। सीएम गहलोत जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी फिर भी कानून का मुद्दा उठाती नजर आ रही है और कहती नजर आ रही है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं है। सीमा जी, ये एक फैक्ट है कि पिछले 4.5 साल से जो राजस्थान में सरकार चल रही है वो अपराधों को नियंत्रण करने में पूरी तरह से नाकाम रही है।
2019, 2020, 2021 और 2022 के जो आंकड़े हैं उसमें राजस्थान महिला अपराधों में पूरे देश में नंबर 1 बना हुआ है, ये फैक्ट है। दलित अपराधों पे बात करें तो SC ST पर अगर अपराध जो हो रहे हैं उसमें राजस्थान पूरे देश में नंबर 2 पर है। राजस्थान में जिस तरह से पिछले 4 सालों में गैंगस्टर का आतंक हुआ है, जिस तरह से रंगदारी मांगने के केसेस हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में आशीष जी, ये मुद्दे सीएम गहलोत को तो नजर नहीं आ रहे। क्या ये मुद्दे सिर्फ बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं है? नहीं, सीएम को नहीं, बीजेपी के लिए नहीं। आप जनता से, सीमा जी, मुद्दे न बीजेपी के होते हैं न कांग्रेस के होते हैं, मुद्दे होते हैं जो जनता के बीच में हैं। आप एक बार, आप भी राजस्थान में जो चैनल चलाती है, जरा जनता से जाके पूछिए अपराध को लेकर के उनके बारे में, सरकार के बारे में क्या धारणा है। ये फैक्ट है कि इस सरकार के अंदर अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हैं, पूरी तरह से बेलगाम हैं और जनता में भय है अपराधियों को लेकर के। जिस तरह से जयपुर में आए दिन फायरिंग हो रही है, जिस तरह से गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह से इस सरकार के विधायक मकानों पर कब्जा कर रहे हैं, जिस तरह से इस सरकार के मंत्री अवैध खनन में लिप्त हैं, जिस तरह से इस सरकार के मंत्री, आप देखिए, उस पर आरोप लगाए आत्महत्या प्रकरण को लेकर के अभी मैटर चल रहे हैं, तो राजस्थान में ऐसा जंगल राज पहले कभी हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरह से वाकिफ भी हैं, इसलिए ये बताने के लिए पहली बार आज 4.5 साल में आपको कलेक्टर और SP कॉन्फ्रेंस की याद आ रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अब चुनाव में जाने में केवल 7 माह का समय शेष है। जनता बहुत अच्छे से जानती है। ये जो अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं ना, आपने, मैं आपकी रिपोर्ट देखी थी, 4 सालों से आपने अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता गया और जिस तरह से राजस्थान में केवल अपराधी आप देखिए, राजस्थान के अंदर 17 तरह के माफिया हैं। पेपर लीक माफिया उसमें एक है, बजरी माफिया उसमें एक है, ड्रग माफिया उसमें एक है, भू माफिया उसमें एक है। मतलब जिस तरह से राजस्थान में माफियाओं का राज है, आप मान के चलिए मुख्यमंत्री जी कुछ भी कर लें, स्थिति इनसे संभल नहीं रही है, फैक्ट है। चलिए ठीक है। प्रियदर्शी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रियदर्शी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर महामंथन एकदम सुचारू रूप से जारी यहां पर नजर आया। मुख्यमंत्री के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राज्य सरकार गंभीर है इस मुद्दे पर और उसको लेकर के अब प्रदेश में किसी भी प्रकार से यहां पर कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर के सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो मीटिंग्स करते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के कई तरह के सवाल जो हैं वो भी खड़े किए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का कलेक्टर SP से संवाद देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि कल रात में इनके साथ सीएम आवास पर तमाम अफसरों के साथ भोजन करते भी नजर आए थे। और चलिए, हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी लगातार बने हुए बीजेपी नेता। आशीष जी, देखिए, यहाँ पर अगर बात कानून व्यवस्था को लेकर के हम करते नजर आ रहे हैं, सीएम गहलोत ने साफ तौर पर यह बात कह दी कि कानून व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है और अब जाकर के सीएम गहलोत के द्वारा कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इससे पहले प्रदेश में जितने भी मामले सामने आए और कई सारे ऐसे मामले सामने आए जो कि अन्य प्रदेशों से या फिर अन्य राज्यों से कभी सामने नहीं आए। अब ऐसे मामलों पर क्या लगता है कि राजस्थान पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है और क्या पुलिस को इतनी छूट दी गई है? सीमा जी, केवल लॉ एंड ऑर्डर पे नाकामी सरकार का एकमात्र असफलता नहीं है। ऐसी अनगिनत असफलता हैं जो सरकार में हुई है। अगर हम बात करें तो राजस्थान में पिछले 4.5 सालों में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो बेरोजगारी रहा है और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां निरस्त हो रही है, युवाओं में उसको लेकर के बहुत बड़ा आक्रोश है। अभी आपने सुना होगा, कल ही RPSC के मेंबर को परसों जो है राजस्थान में पकड़ा गया है। मतलब आप देखिए लिप्तता कितनी ज़्यादा है कि RPSC में आप मेंबर अपॉइंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं पेपर लीक करवाने में इन्वॉल्व होता है और ऐसा कोई पहला कोई मैटर नहीं है
इसके पहले भी हमने देखा कि रीट की परीक्षा लीक हुई, इसके पहले जो है कांस्टेबल भर्ती लीक हुई, इसके पहले लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा लीक हुई, इसके पहले जो है विद्युत विभाग की जो टेक्निकल हेल्पर है वो लीक हुई। और रीट के अंदर जिस तरह से जो शक की सुई है वो मुख्यमंत्री कार्यालय पर गई, और जिस तरह से उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कांग्रेस के बैकग्राउंड से थे, राजीव गांधी स्टडी सर्कल से थे, और जिस तरह से एसओजी ने उस पर पूछताछ नहीं की, यही कारण है कि जो पेपर लीक कराने वाले हैं उनके हौसले राजस्थान में बुलंद हैं। जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है सीमा जी राजस्थान में, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। इस सरकार में मतलब आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा मंत्री भ्रष्ट है। मतलब मंत्रियों में मतलब कंपटीशन है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है। इनकी सरकार के विधायक है राम नारायण जी मीणा, जो बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व में विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं। उनका स्टेटमेंट है कि हमारे जो कोटा संभाग से जो मंत्री आते हैं वो कुछ मंत्री ऐसे हैं जो एडी से चोटी तक भ्रष्ट हैं। ये फीडबैक उन्होंने मुख्यमंत्री जी को दिया है। तो राजस्थान में बहुत स्थिति खराब है। जिस तरह से राजस्थान में तुष्टीकरण की सरकार है सीमा जी, जिस तरह से राजस्थान में आपने पिछले दिनों में देखा होगा लगातार दंगे हुए हैं, चाहे हम जोधपुर की बात कर लें, चाहे हम मालपुरा की बात कर लें, चाहे हम भीलवाड़ा की बात कर लें, चाहे उदयपुर के कन्यानारायण प्रकरण की बात कर लें, चाहे भरतपुर की बात कर लें, चाहे अलवर में मंदिर तोड़ने की बात कर लें। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है। चलिए, तो यहाँ पर साफ तौर पर देखिए आपने ये जाहिर कर दिया कि कितनी ज्यादा यहाँ पर नाकामयाबी सरकार की रही है, लेकिन ये जान लेना भी जरूरी है कि सरकार क्या इस पूरे विषय को लेकर के सोचती है। प्रियदर्शी जी हमारे साथ लगातार कांग्रेस नेता बने हुए हैं। प्रियदर्शी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, आज काफी अहम ये बैठक हुई जिसको लेकर के यहाँ पर सीएम गहलोत कहते नजर आ रहे हैं कि अब कानून व्यवस्था सुचारू रूप से है, प्रदेश में किसी भी तरह की कानून की अवहेलना नहीं की जा रही है और आगे भी स्थिति में सुधार की बात उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर ये सुधार देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिनिधि हैं वो बोल रहे थे, उसको भी मैं सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कह दिया है कि राजस्थान में जीरो टॉलरेशन की पॉलिसी है। यहाँ पर कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, कोई राजनेता हो, वो कानून के दायरे में आता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब उसी संदर्भ के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें एसपी, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, आईजी लेवल के सभी अधिकारियों को बुलाया गया है। उनको निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे में आता है, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये एक इच्छा शक्ति की बात है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बोल रहे थे, मैं उन्होंने 2-3 बातें उठाई, तो मैं सबसे पहले उनको ये याद दिलाना चाहूंगा कि वो उनको क्या घनश्याम तिवारी जी याद है जिनको उन्होंने टिकट दिया है? घनश्याम तिवारी जी ने किस आधार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी? उन्होंने ये कहा था कि जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने आज जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, अंबानी अडानी की बात कही, तो ये डिफेंसिव रूप अपना लिया इन्होंने। आज ये डिफेंस में आके जो हमने इन पर मांग उठाई, ये वापस उल्टा हमारे को बता रहे हैं। यही इनकी पॉलिसी है, क्योंकि इनके पास में खुद का तो कुछ करने को कुछ है नहीं। जो कांग्रेस मुद्दे उठाती है, जो बात उठाती है, ये उसको ढकने के लिए वही बात हम पर डालते हैं। अब आज देख लीजिए, जहां तक आज ये कह रहे थे कि पेपर आउट हुए, तो मैं सबसे पहली चीज तो स्पष्ट कर दूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ये कह सकते हैं कि बीजेपी शासन में कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ? परंतु यहाँ पेपर आउट होना एक अलग प्रक्रिया है, परंतु उसके साथ साथ में सरकार की इच्छा शक्ति क्या है? आज आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर माननीय अशोक गहलोत एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कानून प्रियदर्शी जी, तो क्या राजस्थान की गलतियां या राजस्थान की कमियां सिर्फ इसी बात से छुपाई जा सकती है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी वही गलती होती है, सिर्फ इसी बिहार पे उन गलतियों को माफ किया जाएगा? आपने मुझे मुद्दे की बात तो कहने नहीं दी। मैं आपकी बात का कहें, आप मुद्दे की बात करें। मैं बेसिक बात ये बताऊं, ये कह रहे थे कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। एक बात बताओ, आपके शासनकाल में जो पेपर आउट हुए थे, आपने कोई जांच कराई? यहाँ पे एक सख्त कानून है, इनमें थानेदार स्तर का आदमी जांच करता था पेपर आउट के अंदर। आज आप देख लीजिए, और आज ये तो इनको खुश होना चाहिए कि आज ये बाबूलाल कटारा जी की बात कर रहे हैं जो आरपीएससी मेंबर हैं। आज उन्होंने गलत किया तो उनको कानून के दायरे में लाया, पकड़ा गया। कानून के लिए सब बराबर हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे जो गलती करेगा उसको दंडित किया जाएगा। तो इसके लिए तो उनको राजस्थान सरकार की पीठ को थपथपानी चाहिए कि आज वो एक सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु ये ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेगी। ये सच्चाई नहीं बोल सकते। अब आप कह दीजिए, अब मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। मीटिंग करने का एकमात्र उद्देश्य ये था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो मोदी जी की देन है इस पूरे राजस्थान को, पूरे देश को महंगाई की मार,
उससे राहत दिलाने के लिए 24 तारीख के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। उन कैंपों में हमारा उद्देश्य, हमारा नजरिया ये रहेगा, ज्यादा से ज्यादा जो सरकार की योजना है वो आम जन तक पहुंचे, आम जन लाभान्वित हो। इसलिए सरकार को, और सरकार का ये नजरिया यह है कि कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को और जो प्रशासन है वो चाक चौबंद रहे और लोगों में जागरूकता पैदा करी जाए कि वो जो सरकारी योजना है उनका लाभ ले सके। इसी संदर्भ में ये बैठक की गई। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात हो रही है प्रदर्शित, बिल्कुल काफी ऐसे मामले यहाँ पर सामने आते हैं राजस्थान में। अगर आप क्राइम रेट की अगर बात यहाँ पर कर ली जाए, उस पर भी ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या आपको ये बात पता है कि राजस्थान पुलिस के द्वारा ऐसे भी आंकड़े जाहिर किए गए हैं कि प्रदेश में किस महीने में कितना ज्यादा क्राइम होता है। राजस्थान में क्राइम भी महीनों के हिसाब से डिसाइडेड है। अब ऐसे में राजस्थान सरकार किस प्रकार से काम करती है, कौन से महीने में राजस्थान सरकार ज्यादा अच्छी व्यवस्थाएं रखती है? देखिए, आज आप उस आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको आंकड़ों की बातों का जवाब आंकड़ों के माध्यम से दूं। जी जरूर। आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक पुलिस के लिए एक जनता के अंदर जो विश्वास करने की मुहिम चलाई थी, उसके तहत सबसे पहले स्वागत कक्ष बनाए। आज कोई भी आदमी थाने में जाते हुए, कोई महिला, कोई बुजुर्ग थाने में जाते हुए डरती नहीं है, उसको पुलिस का खौफ नहीं है। वो जानती है पहले उसको स्वागत किया जाएगा, उसको आराम से बैठाया जाएगा, उसकी दर्द, उसकी तकलीफ पूछी जाएगी। इनको पूछने के बाद में मुकदमे दर्ज होंगे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ये बता सकते हैं क्या कि इनके गत भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर जो आज आम जनता बेधड़क होकर थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराता है, आवश्यक रूप से पंजीकरण का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया एफआईआर का, क्या इनके समय में एफआईआर दर्ज होती थी? आज आप देख लीजिए, आंकड़े उठा के देख लीजिए, इनका परसेंटेज 85%। इसका से फौजदारी 156 तीर के माध्यम से मुकदमे दर्ज होते थे। थाने में जाने से लोग डरते थे, कोर्ट जाते थे और वकीलों के माध्यम से इसका से दर्ज कराते थे। आज लोग जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, उसमें जांच हो रही है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। और अगर अगर कोई दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ हो रही है। और आज देश में ये अपराधों की देन कौन है? देन भी भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी, महंगाई, काला धन, अव्यवस्था है। आज पूरे देश को उन्होंने सिरे जुमलेबाजी के अंदर बांध दिया। आज बेरोजगारी पर ये बोलते ही नहीं है, आज भ्रष्टाचार, अंबानी अडानी के बारे में ये बोलते नहीं है, काले धन के बारे में बोलते नहीं है, नोटबंदी के बारे में बोलते नहीं है। यही वो देन है जिससे आज देश के अंदर अपराध बढ़ा है। अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये देन देश के अंदर किसी के नहीं है। ये 70 साल रोते हैं, 70 साल की वजह से ये आज ये स्थिति में कि सम्मान का जीवन जी रहे हैं। जी चलिए, ब्यूरोक्रेसी फ्री हैंड की बात करती नजर आ रही है कांग्रेस। तो ये कितना साबित होता है? क्या यहाँ पर पुलिस को पूरी की पूरी अगर बात की जाए छूट की दी गई है क्या? और अगर दी गई है तो जो मामले यहाँ पर सामने आते हैं क्राइम रेट के, फिर बात यहाँ पर रेप केसेस की जाए या फिर बात यहाँ पर गुंडागर्दी को लेकर के की जाए, चोरी के मामलों की बात की जाए, तो आंकड़े साफ जाहिर कर रहे हैं कि राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से। ये बात किसी से छुपी नहीं है, जो कि रिपोर्ट में सामने आती है। अब इन रिपोर्ट्स पर किस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस की? देखिए, चोरी की है, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जैसा मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया, आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी इसी वजह से रेप की घटनाएं होती है। नहीं, मेरी बात को आप कहने दीजिए। आज रेप के या दुष्कर्म के जो मामले बढ़े गए हैं, उसके अंदर आप देख लीजिए कि दुष्कर्म के मामलों की रोकथाम के लिए पुलिस ने पूरा, आज आप इनके समय में, भारतीय जनता पार्टी के समय के अंदर दुष्कर्म के मामलों में कितने दिनों में सुनवाई होती थी? आज कांग्रेस के राज में 80 दिनों के अंदर सुनवाई होती है। आज आप देख लीजिए कितनी फास्ट ट्रैक, कितनी पॉक्सो कोर्ट खोली गई है। आज जनता में जागरूकता लाई गई है। और आप इस एक वास्तविकता को भी आप ध्यान रखिए कि आप आंकलन करेंगे तो जो दुष्कर्म के मामले हैं वो ज्यादातर अपने रिश्तेदारों के माध्यम से होते हैं। इसके लिए आदमी को अपना नैतिक स्तर भी सुधारना पड़ेगा। और आज आप देख लीजिए पूरा देश, इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? आपने नैतिक स्तर सुधारने की बात की है, जागरूकता की बात की है, तो एजुकेशन पर कितना ध्यान कांग्रेस दे रही है? क्योंकि 1,27,157 मामले ऐसे सामने आए हैं यहाँ पर जो कि सिर्फ दुष्कर्म के मामले। तो ऐसे में कांग्रेस किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रही है? आपने मुझसे पूछा कि कांग्रेस एजुकेशन के लिए कर रही है। एजुकेशन के लिए कांग्रेस कानून लेकर आ गई। और आज आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दे रखे हैं, कोई भी निरक्षर नहीं बचे। अगर वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो उसको पढ़ाने की हैसियत नहीं है, तो कलेक्टर साहब अपने स्तर पे वहां पे जाके संज्ञान लेकर उसकी भी शिक्षा की सुविधा की मुहैया कराते हैं। कैसा भारतीय जनता पार्टी के ये शिक्षा मैंने अवेयरनेस को लेकर के बोला, मेंटल हेल्थ को लेकर के मैंने बोला। बिल्कुल।
अवेयरनेस के लिए बोला तो मैंने आपको बताया ना कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हाई लेवल मीटिंग करी है उसके अंदर एक इश्यू अवेयरनेस भी है, कंबाइंड अवेयरनेस है, जिसके अंदर कानून के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ सरकार की योजना के प्रति जागरूकता है, कंप्लीट अवेयरनेस के लिए, जिसके लिए कलेक्टर को पाबंद किया है। ठीक ठीक ठीक। आशीष जी, लगातार आपने सुना यहाँ पर प्रियदर्शी जी के द्वारा साफ तौर पर यह कहना है कि जिस भी तरह की स्थिति आज प्रदेश में या फिर देश में है, बेरोजगारी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, यानी कि बीजेपी की देन है। बिल्कुल। देखिए सीमा जी, अगर प्रियदर्शी जी को ये लगता है कि राजस्थान सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पे और रोजगार के मुद्दे पे बहुत अच्छा काम किया है, तो हम तो चाहते हैं अब 7 माह में चुनाव हैं और सभी राजनीतिक दल जनता के बीच में जाएंगे। आपको ये प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की। हमने लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का जब उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा तो हम उत्तर प्रदेश में गए कि हमने वहाँ पे माफिया राज की समाप्ति की और जितने भी माफिया थे उनको उचित जगह पे पहुँचाया, और भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे चुनाव भी लड़ा और जीता भी सही। तो आप जनता के बीच में जाइए अगर आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर पे इतना अच्छा काम हो रहा है, अगर आपको लगता है कि राजस्थान में आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको जनता के बीच जाना चाहिए। जनता तो बहुत त्रस्त है। ये जो सरकार है सीमा जी, हमको समझना पड़ेगा, केवल हवाई वादों वाली सरकार है जो केवल खोखले वादे और दावे कर रही है। जमीनी स्तर पर वो कोई भी घोषणाएं पहुंच नहीं रही है। पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की थी सीमा जी कि हम 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन देंगे। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, राजस्थान की महिलाएं जो है प्रतीक्षा कर रही है, हमारी माताएं बहनें, कि कब वो मोबाइल आएगा। और केवल ये एक घोषणा नहीं है, बहुत सारी घोषणाएं। आपको जानकर के दुख होगा सीमा जी, राजस्थान में जो मेधावी छात्र होते थे, बहुत लंबे समय से सरकारें उनको लैपटॉप देने का काम करती थी। जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी है, पिछले 4.5 साल से राजस्थान में विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का कार्य बंद पड़ा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब उनको लैपटॉप मिल नहीं रहे हैं। तो आप कौन सी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कौन सी आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इतना बुरा हाल है कि अवैध खनन में इनके मंत्री लिप्त हैं। राजस्थान के वरिष्ठ विधायक हैं भरत सिंह जी, उन्होंने 40 से अधिक पत्र राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को लिख चुके हैं कि आपका जो खनन मंत्री है प्रमोद जैन भाया, वो अवैध खनन में लिप्त है, कृपया करके उस पर कार्रवाई कीजिए। और ये कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अगर कार्रवाई करनी होती, राजस्थान की पुलिस इतनी सक्षम होती और उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, तो क्या महेश जोशी आज बाहर घूम रहे होते क्या? एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है और उसमें लिख करके दिया है कि ये व्यक्ति, ये मंत्री मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है, फिर बाहर क्यों घूम रहा है बताइए आप? आपका विधायक जो नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा, वो अवैध कब्जे कर रहा है, उसके खिलाफ FIR, आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। आपका विधायक गिरिराज मलिंगा, आप देखिए, एक दलित जो इंजीनियर है उसकी पिटाई करता है, वो इंजीनियर कई दिनों तक ICU में बंद रहता है, उसको कोई गिरफ्तार नहीं किया जाता। फॉर्मेलिटी के लिए वो जाता है, थाने में जाता है और वहीं से उसको जमानत मिल जाती है। ये तो अपराधों की स्थिति राजस्थान में। क्या ये सरकार जा सकती है? आप देखिए, करप्शन, तुष्टीकरण, अपराध, बेरोजगारी, ये इतने बड़े मुद्दे हैं राजस्थान में, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सारे जिलों में अपनी जन आक्रोश रैलियां कर रही है और अपार जन समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ये सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात देखिए बीजेपी की जाए, क्योंकि बीजेपी बार बार इन क्राइम के तमाम मुद्दों को उठाती नजर आ रही है, लेकिन अगर बीजेपी की भूमिका की बात प्रदेश में की जाए तो आशीष जी, बीजेपी किस प्रकार से मदद कर रही है लोगों की ताकि उनको न्याय मिल सके? क्योंकि ये जानना भी जरूरी है, सिर्फ मुद्दा उठाना जरूरी नहीं है, मदद करना भी जरूरी है। निश्चित रूप से, नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अभी भारतीय जितने भी मुद्दे हो रहे हैं अपराध को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाता है, सरकार पे हम प्रेशर बनाते हैं, जगह जगह हम ज्ञापन दे रहे हैं। देखिए, लेकिन कार्रवाई जो करनी है, अपराधियों पर जो कार्रवाई करनी है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती ना। आप देखिए करौली में दंगा हुआ, साल भर से अधिक हो गया। जिस व्यक्ति की मुख्य भूमिका वहां पे पाई गई, वो आज साल भर से ज्यादा समय से फरार है, तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पकड़ के लाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो बार बार ज्ञापन दे देगी, प्रदर्शन कर देगी कि भाई आप उसको पकड़िए। ये काम तो सरकारों का है ना, कि सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको उसको पकड़ना है, अपराधी को। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी हो जाता है यहाँ पर देखिए प्रियदर्शी जी, कि साफ तौर पर सरकार पर ही सारा प्रेशर होता है क्राइम रोकने, क्योंकि जो सत्ता पर है, जो कुर्सी पर बैठा है, उसी के हाथ में सारे पावर हैं और वही इन तमाम वारदातों पे, तमाम क्राइम की घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं।
अगर बात कोविड काल की कर ली जाए, क्योंकि वो एक अहम ऐसा साल रहा है जिसमें पूरा देश जो है वो त्रासदी से झेलते नजर आए, लेकिन 80% लोग जो हैं वो अपने घरों में बंद थे। बावजूद इसके क्राइम की घटना इतनी ज्यादा, आंकड़े जो इतने ज्यादा सामने आए हैं वो राजस्थान से सामने आए। वजह क्या रही? क्योंकि उस पूरे साल को, साल 2020 का जो पूरा साल रहा है, उसको सबसे ज्यादा क्राइम वाला साल माना गया है, सबसे ज्यादा वारदातों वाला साल माना गया है। ऐसा क्यों? जी देखिए, सबसे पहले तो 2 मिनट में पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ये यूपी को एक आइडियल मानते हैं, तो मैं ये बात पूरी देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता किस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करती है। बुलडोजर और एनकाउंटर, वहां पर यही न्याय है। वहां पे कोर्ट में विश्वास नहीं है, ना पुलिस पे विश्वास है। वहां पर सीधा यही है कि वहां पे कानूनी की प्रक्रिया नहीं चलना चाहिए। वहां पे आप देख लीजिए, इनके प्रिय योगी जी के राज में कितने एनकाउंटर हुए, ये बता सकते हैं? 10,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। कितनों के बुलडोजर चले। ये शून्य प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, सामने वाले को अपना बात कहने का मौका दिया जाए, जिसमें ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते। इन्होंने अपना खुद का एक न्याय का सिद्धांत बना रखा है, वो है बुलडोजर चलाना और एनकाउंटर करना। यहाँ तक तो इनकी बात का ये जवाब है। अब आपने मुझसे ये पूछा है कि कोविड के समय अपराध बढ़े, तो इस चीज का आंसर मैं आपको कुछ देर पहले बता चुका हूं कि केंद्र के अंदर जो मोदी जी की सरकार है, उससे पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, इससे सब जने त्रस्त है। इसी के कारण अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा है। पूरी देश की जनता त्रस्त है। और आज आप देख लीजिए, उस ग्राफ में दिनों दिन परिवर्तन आता जा रहा है। वो ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, जिसने जनता को राहत दी है, बढ़त दी है और महंगाई से निजात दी है, उसी के कारण आप देख लीजिए अपराधों का ग्राफ गिर रहा है। और हम आपको विश्वास प्रियदर्शी जी, अपराधों का ग्राफ बढ़ता हुआ हालांकि नजर आ रहा है इस वक्त, अगर आपको आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए। बात अगर यहाँ पर आप दूसरे राज्यों की कर रहे हैं, तो हमें जरूरी है कि राजस्थान पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हमारा मुद्दा उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर अन्य राज्य नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ राजस्थान है और हमें राजस्थान पर ही बात करना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर एनकाउंटर की बात की है, तो राजस्थान में 3400 से ज्यादा मामले यहाँ पर मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं। मर्डर होने के पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? क्योंकि मर्डर यहाँ पर हो रहा है इस वक्त, तो ना तो प्रदेश में कोविड काल चल रहा है और ना कोई अन्य मामले, फिर भी ये आंकड़े इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। 16,000 से ज्यादा अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं। वजह क्या? लापरवाही सरकार की या फिर वजह फिर से केंद्र सरकार की? अगर लापरवाही होती तो मुलजिम नहीं पकड़े जाते, मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मूक दर्शक बने रहते भारतीय जनता पार्टी के गत शासन की जगह, और इनके नेता छोड़ के जाते रहते और ये आरोप लगाते रहते कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार है, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। बाद में उनको राज्यसभा का इन्होंने सदस्य भी बनाया है। जो भी अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराधों के पीछे एकमात्र वजह है माननीय मोदी जी की केंद्रीय सरकार की नीतियां। उससे पूरे देश के अंदर तो यानी प्रियदर्शी जी, आपने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आप राजस्थान में अगर कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी अपराध घटित हो रही है, तो उसकी वजह सिर्फ केंद्र सरकार है और सिर्फ यही बोल करके आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे। देखिए, मैंने ना तो हाथ पे हाथ धरे की बात कही है, मैंने ये भी बोला है उस ग्राफ में। अगर ये भी आपको सबसे पहले बोल दिया कि अगर कोई अपराध करता है, तो सबसे पहले सरकार का उद्देश्य होता है उस अपराध को आगे दोबारा होने से रोका जाए और जिसने अपराधी है उसको दंडित किया जाए, जो निर्दोष है, जो उसमें पीड़ित है, उसको न्याय मिल सके। यही कांग्रेस सरकार का है। राजनीति करना कांग्रेस सरकार को ध्येय नहीं है। आप देख लीजिए, रीट पेपर हो चाहे कोई मामला हो, भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों में बंट के धरने प्रदर्शन करती है। धरने प्रदर्शन के अलावा इसके पास में कोई सोच नहीं है। आज ये हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये भ्रष्टाचार को अपना मुद्दा बनाएंगे क्या? या आज हमको ये भ्रष्टाचार को अपना मुद्दा बनाएंगे, परंतु भ्रष्टाचार का नाम आते ही इनको सांप सूख जाता है, क्योंकि अंबानी अडानी इनका नाम लेते ही इनके पास में कोई जवाब नहीं है। आज ये कुछ भी कर लें, जो नफरत के बाजार के अंदर राहुल गांधी जी ने, जो मोदी जी के सामने जो मोहब्बत की दुकान खोली है, उससे ये विचलित है। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन होकर ये इस तरीके से झूठे प्रदर्शन करते रहते हैं। बाकी कोई ये जनता से जुड़े हुए आशीष जी, अडानी अंबानी का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी साफ क्यों नहीं कर देती इन मुद्दों को लेकर के, या फिर बीजेपी इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं देती? ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है, आखिर वजह क्या? सीमा जी, निश्चित रूप से मैं इस मुद्दे पर निश्चित रूप से बोलूंगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रतिनिधि अपराधों का बेशर्मी से बचाव कर रहे हैं, ये पूरे राजस्थान की जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है।
और वो एक सबक सिखाने के लिए इनको तैयार बैठी हुई है। और कांग्रेस प्रतिनिधि को थोड़ा सा अपनी जो है नॉलेज कम कर देना। अरे चुप रहिए, शांत रहिए, चुप बैठिए, सुनिए, चुप रहिए, बैठिए, शांति से बैठिए, चुप रहिए। और थोड़ा सा अपनी जो है ना अपनी जो आंकड़े थोड़े सही करिए, दुरुस्त कीजिए। 10,000 एनकाउंटर में मारे नहीं गए, 10,000 एनकाउंटर हुए, 181 मारे गए। थोड़ा पढ़ लिख करके आया कीजिए डिबेट में, थोड़ा अनपढ़ों की तरह मत आया कीजिए, ठीक है ना, अनपढ़ों की तरह मत आया कीजिए। और अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री 17 बार नाम लेते हैं। हाँ, अरे चुप रहिए, शांत रहिए, अपने थोड़ा धैर्य रखिए। अरे सुनने की शक्ति रखिए, अरे सुनने की शक्ति रखिए, अरे सुनने की शक्ति रखिए, कांग्रेस के प्रतिनिधि सुनने की शक्ति रखिए, थोड़ा संयम रखिए, सुनिए। हाँ तो सुनिए ना, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं अडानी अंबानी के बोल रहा हूँ, सुनिए फिर सुनिए। अरे चुप रहिए, सुनिए। सीमा जी, इस तरह से डिबेट नहीं होती है, शांत कराइए इनको। एक एक करके बोलेंगे तभी विषय पर चर्चा हो पाएगी। प्रियदर्शी जी, आपको पूरा वक्त मिला, अपनी बारी का इंतजार करें। सीमा जी, ये सुनना नहीं चाहते हैं, मैं अडानी अंबानी पे बोल रहा हूँ। पार्टी के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए इनको। चलिए, ठीक, आपको पूरा वक्त मिलेगा, अपनी बारी में बोलिएगा। मुझे पता है, मुझे मत बताइए आप, मुझे अपनी योग्यता मत बताइए बोल करके। आशीष जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, या तो आप बहस कर लीजिए इसी बात पे। ये अडानी अंबानी पे बात करते हैं। हाँ जी, अपनी बात बता। सीमा जी, मैं अडानी पे बात कर रहा हूँ। अडानी में राजस्थान की सरकार ने 1.5 लाख बीघा जमीन दी है, इसका जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। और आपके मुख्यमंत्री जी जब राजस्थान की इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी तो 17 बार गौतम भाई करके उनका स्वागत किया था। और मुख्यमंत्री जी का एक बयान बताइए आप अडानी के खिलाफ। आपके सारे राज्यों के मुख्यमंत्री अडानी जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, और ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो रटी रटाई बात करते रहते हैं, इनको पता ही नहीं है। और जहां तक अंबानी की बात है, एक प्रकरण हुआ था सीमा जी, आपको याद हो, नीरा राडिया टेप प्रकरण, अगर आपको याद हो तो जी, उसके अंदर अंबानी जी ने कहा था कि कांग्रेस तो मेरी दुकान है, कि जो चाहे वो खरीद लेते हैं हम वहां पे। तो ये तो स्थिति थी। जी आशीष जी, आप अपनी बात पूरी करें। मैंने बता दिया ना आपको, मैंने अडानी अंबानी पे जवाब देना चाहिए ना इनको, कि अंबानी जी जो कांग्रेस को अपनी दुकान बताते थे, अडानी जी जिनको इन्होंने, आप देखिए 1.5 लाख बीघा फ्री जमीन दी है राजस्थान में इस अशोक गहलोत सरकार ने, उस पे ये बोलते नहीं, इनकी बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रियदर्शी जी, यहाँ पर हम भ्रष्टाचार को लेकर के अगर बात कर रहे हैं, या फिर बात हम क्राइम को लेकर के जिस तरह से कर रहे हैं, तो एक सवाल यहाँ पर यह भी उत्पन्न हो जाता है कि जो ग्राउंड पे पुलिसकर्मी मौजूद हैं, क्या उनको पूरी आजादी मिली हुई है, या फिर अफसरों पर, अगर बेलगाम जो अफसर हैं उन पर किस प्रकार से लगाम लगाया जा रहा है कांग्रेस सरकार के द्वारा, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा जरूरी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है, कानून के संदर्भ में जीरो टॉलरेशन की नीति पे सरकार काम कर रही है। जीरो टॉलरेशन का तात्पर्य है कि चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई हो, अगर वो गलत करेगा और उसकी गलती पाई जाएगी तो उसको दंडित किया जाएगा। कानून के दायरे में सब बराबर है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। जी। लेकिन अब ये भी चीज ध्यान देने वाली है प्रियदर्शी जी, कि साफ तौर पर अब 2023 विधानसभा चुनाव में वक्त ही कितना बचा है, अब जाकर के सरकार काफी ज्यादा गंभीर होती नजर आ रही है। इससे पहले सरकार की कोई मीटिंग, काफी खास मीटिंग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्यों नहीं हुई, इन तमाम क्राइम को लेकर के इससे पहले सरकार इस तरह की बात करती हुई क्यों नहीं नजर आई, ये महामंथन अब क्यों? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जयपुर के अंदर 2 या 3 माह पूर्व पहले कितना फर्क पड़ता नजर आया इन महामंथनों से? बिल्कुल फर्क पड़ता है, पूरा फर्क पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को फ्री हैंड देते हैं, और आज ये फ्री हैंड का ही नतीजा है। आप देख लीजिए, फ्री हैंड का ये नतीजा है कि आज जो अपराधी हैं, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, वो पुलिस के दायरे में, कानून के दायरे में आता है तो उसको पकड़ा जाता है, उसको जेल की हवा खानी पड़ती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जगह कोई एनकाउंटर की नीति नहीं है, या कोई दिखावे का नहीं है। हाथी के दांत कुछ और है, दिखाने की कुछ और है। यहाँ पर अगर कांग्रेस का भी कोई नेता है, अगर वो गलत करता है पाया जाता है तो उसको सबसे पहले जेल किया जाता है, उसमें पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। प्रियदर्शी जी, उदयपुर का तालिबानी हत्याकांड आपको याद होगा? बिल्कुल याद है मुझे। राजस्थान की इकलौती घटना, अन्य राज्यों में नहीं देखने को मिले इस तरह की घटना। देखिए, उसके पीछे आप इस चीज को नहीं भूल सकते, जैसे जैसे कोई चुनाव आते हैं, आज आप देख लीजिए ये दंगे होना क्यों शुरू हो जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दंगे भी खत्म हो जाते हैं। इसके बारे में भी ये एक विचारणीय प्रश्न है। और जो उदयपुर की घटना है, तो उसके साथ साथ में ये देखी जाए कि ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद में अपराधियों को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया है। आज वो जेल में है,
और आप देख लीजिए करौली की दंगे हो चाहे राजगढ़ की बात हो, उसकी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहा है। दंगे भड़काने में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है वो सारी जनता के सामने है। आप इस चीज से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे हिंदू मुसलमान धर्म जाति ये क्यों मुद्दा बन जाता है। जहां तक कांग्रेस की विचारधारा की बात है, कांग्रेस की विचारधारा समरूप विचारधारा है। यहाँ पर कानून के शासन में कांग्रेस की नजर में सब समान है। जो कानून के दायरे में आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, कानून के दायरों की बात यहाँ पर हो रही है तो पुलिस वालों की भी बात करनी काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। पुलिसकर्मी खुद भी राजस्थान में कई ऐसे आंकड़े सामने आए प्रदर्शी जी कि पुलिसकर्मी खुद भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि देखिए अगर बात की जाए संख्याओं की तो पुलिस वालों की 30 से ज्यादा ऐसे जो मामले हैं, ऐसे हमले सामने आए हैं और उसमें से हत्या भी पुलिसकर्मी की गई है। अब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के सुरक्षित की कितनी उम्मीद की जा सकती है। देखिए मैं इस चीज का आपको जवाब दिया था कि केंद्रीय मोदी सरकार की नीतियों के कारण अपराधीकरण बढ़ा है और उस अपराधीकरण की रोकथाम के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार बिल्कुल सजग है। उसी का नतीजा है। आप देख लीजिए आज बैठक की गई है। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा कोई भी होगा, अगर वो अपराध करेगा तो उसको समय रहते पकड़ा जाएगा और उसको दंडित किया जाएगा। राजस्थान सरकार बार बार, सीएम गहलोत बार बार राजस्थान की नीतियों को लेकर के कहते नजर आते हैं कि केंद्र सरकार को ये नीति फॉलो करने की जरूरत है। आज राजस्थान में जो भी मॉडल इस्तेमाल होता है उन तमाम मॉडलों का उपयोग जो है उन मॉडलों को पर चलने की कोशिश पूरे देश को करनी चाहिए। इन सब कहने के बाद क्या क्राइम का जो मॉडल इस वक्त राजस्थान में है क्या ये भी फॉलो करने की जरूरत है देश में? अब इस पर भी आप केंद्र सरकार को खींचते नजर आएंगे? फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। फॉलो तो करने की जरूरत नहीं है। ये तो देन ही मैंने भारतीय जनता पार्टी की और ये देन ही मोदी जी की है। इस पर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो किया है उसको तो आज राजस्थान भी भुगत रहा है और पूरा देश भुगत रहा है। अगर आज आतंकवाद में एक लाइन में अपनी एक सेंटेंस में अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि इतना प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही नहीं और आज से पहले 100 बार बोला है कि क्यों मोदी जी आह्वान नहीं करते हैं देश के अंदर कि आतंकवाद को रोका जाए। इसके लिए आह्वान क्यों नहीं करते देश की जनता से? ये हिंदू मुसलमान और जाति धर्म को लेकर दंगे नहीं हो, इसके लिए क्यों देश की जनता को आह्वान नहीं करते? बाकी सब चीजों के लिए तो कहते हैं। इससे ये वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी पृष्ठभूमि पर प्रश्न चिन्ह उठता है। इसलिए हिंदू मुस्लिम का सबसे पहला जो मामला उदयपुर से सामने आया उसका जिक्र बिल्कुल एक बार फिर से करूंगी मैं, और राजस्थान से ही सामने आया। जी 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 तो चुनाव आ रहे हैं ना, चुनाव आ रहे हैं तो आपकी तो कानून व्यवस्था, आपकी कानून व्यवस्था तो सुचारू है। कोई भी कितना भी उग्र हो जाए कानून व्यवस्था हमारा लॉ एंड ऑर्डर तो सुचारू है ना प्रियदर्शी जी। बार बार इस पूरी डिबेट में सिर्फ ये कह देना कि केंद्र की लापरवाही की वजह से राजस्थान में दंगे हो रहे हैं, राजस्थान में दंगे हो रहे हैं, ये तो लापरवाही है। नहीं, मैं आप उदयपुर की घटना की बात कर रहे हैं तो क्या आपको उसमें से उदयपुर की जो घटना के अंदर जो लिप्त अपराधी थे उनकी पृष्ठभूमि क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी नहीं थी? इन कटारिया जी से जुड़ी हुई नहीं थी? गुलाब चंद कटारिया जी से? वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी नहीं था? उन्होंने सर्टिफिकेट पूरे मीडिया पे वायरल हुए और ये प्रश्न चिन्ह हमसे पूछते, ये प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी से पूछने चाहिए कि राजस्थान के अंदर दंगों की शुरुआत इतना जो भयंकर घटना हुई जिससे पूरा राजस्थान हिल गया, उसमें जिन्होंने ये घटना करी उनकी भारतीय जनता पार्टी से कैसे पृष्ठभूमि जुड़ी हुई थी? जिन्हों को राज्यपाल बनाया उन्होंने उसको सदस्यता दिलाई है, वो उनसे मिल रहे थे। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की जरूरत है, कांग्रेस को जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने तो उनका इलाज किया है, उनको जेल में डाला है। नहीं, जरूरत तो है क्योंकि ये पूरा मामला उदयपुर राजस्थान से सामने आया तो कांग्रेस से भी सवाल करना हालांकि जरूरी ही है इस पूरे मामले पे। और चलिए जवाब आपके प्रश्नों का जवाब भी ले लेते हैं। चलिए प्रियदर्शी जी आपके प्रश्नों का जवाब ले लेते हैं। आशीष जी क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर के? साफ तौर पर इल्जाम लगाया गया है कांग्रेस के द्वारा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उत्पन्न होता है बीजेपी को लेकर के, बार बार बेरोजगारी की बात यहाँ पर की जा रही है, कई सारे मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी किस प्रकार से अपना पक्ष साफ करती नजर आएगी, फिर चाहे उदयपुर की तालिबानी हत्याकांड की घटना हो या फिर अन्य मामले? देखिए सीमा जी, जिस तरह से उदयपुर की जो बर्बर हत्याकांड हुआ उसके पहले एक पृष्ठभूमि राजस्थान में तैयार हुई सीमा जी कि जगह जगह यहाँ पे दंगे हुए, जगह जगह सरकार ने एक पक्ष का जो है एक वर्ग का पक्ष लिया और जिस तरह से राजस्थान में नारे लगे आप देखिए,
सर तन से जुदा के नारों की एक तरह से जैसे कहते हैं ना पूरा मतलब बाढ़ सी आ गई, चाहे हम बूंदी की बात कर लें, चाहे अजमेर की बात कर लें, तो उन्हीं नारों का ये परिणाम था कि उदयपुर की वो घटना हुई। और ऐसा नहीं कि कोई चुनाव आ रहे हैं तभी ये दंगे हुए हैं। पिछले 4.5 साल अगर हम इस सरकार का इतिहास देखें तो जयपुर में जब से सरकार बनी थी आए दिन आप देखिए पत्थरबाजी होती थी, जयपुर में दंगे होते थे। मालपुरा में यहाँ पे दंगे हुए हैं, छबड़ा में यहाँ पे दंगे हुए हैं, भरतपुर मेवात में यहाँ पे दंगे हुए हैं, अलवर में मंदिरों को तोड़ा गया है, करौली जोधपुर में दंगे हुए हैं। तो चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है। सरकार अगर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो आप मान के चलिए इस तरह से दंगाइयों का जिस तरह से हौसला बुलंद हो रहा है इस सरकार में, वैसा पहले कभी हुआ नहीं। और अभी आप सीमा जी पुलिसकर्मियों की पिटाई की बात कर रही थी, राजस्थान में पुलिसकर्मी मारे गए हैं, 32 पुलिसकर्मी तो मारे गए हैं। और औसतन ये है राजस्थान में जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी है रोज 4 सरकारी कर्मचारियों की पिटाई होती है। अब चाहे वो पुलिस विभाग का कर्मचारी हो, चाहे वो खनन विभाग का कर्मचारी हो, चाहे वन विभाग का कर्मचारी हो, चाहे वो जलदाय विभाग का कर्मचारी हो, ऑन एन एवरेज इस सरकार में रोज 4 कर्मचारियों की पिटाई हो रही है। ये आतंकवाद की बात करते हैं सीमा जी, इनको बहस करनी चाहिए आतंकवाद पे। देश पिछले 8 सालों से जितनी उसकी आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है और जिस तरह से उसकी बाहरी सीमा पर जिस तरह से वो भारत स्ट्रांग रूप से खड़ा हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप देखिए 2014 के पहले आपको अगर जाएंगे शॉपिंग मॉल में जाएंगे, आप ट्रेन में सफर करेंगे, आप बस में सफर करेंगे, आप कहीं पे परचेसिंग करने जाएंगे तो हमेशा एक भय बना रहता था, एक डर बना रहता था कि कहीं बम विस्फोट न हो जाए। आप बताइए 2014 में जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये सारी घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और बहुत थोड़े से इलाके में केवल कश्मीर में आतंकवाद है, वो भी केवल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, ये फैक्ट है। तो हम तो ये मुद्दे लेके जाते ही ना, आप जाइए ना, 2008 के अंदर आपके यहाँ घटना हुई थी, सारे देश ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है जिस तरह से बॉम्बे पे हमला किया गया और आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की। हमारे समय में घटना हुई 2 बार, एक बार उरी हुआ और एक बार पुलवामा हुआ। दोनों घटनाओं का जिस तरह से भारत सरकार ने जवाब दिया, देश के सैन्य बलों ने जवाब दिया, तो पूरे देश ने देखा है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक इतनी अच्छी व्यवस्था के बाद भी आशीष जी एक सवाल आपसे, इतनी अच्छी व्यवस्था के बाद भी राजस्थान की जनता का विश्वास कैसे खो दिया आपने पिछले चुनाव में? नहीं देखिए सीमा जी, निश्चित रूप से हम राजस्थान की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर था नहीं। केवल हम 1.5 लाख वोटों से पीछे रहे और हम एक मजबूत विपक्षी भूमिका में, हमारी 72 सीटें आई है और कांग्रेस की भी कोई पूरी सीटें, कांग्रेस भी 99 सीटें लेकर के आई, हम 72 लाए। वो अलग बात है कि हम कांग्रेस से पीछे रहे, लेकिन कांग्रेस का जो हाल होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। कांग्रेस जब जनता के बीच में जाती है तो इनकी क्या स्थिति होती है उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का ये 3रा कार्यकाल है, पहले 2 कार्यकालों में उनकी दुर्गति हुई है। एक बार 56 सीटों पर सिमट कर रह गया, दूसरी बार मात्र 21 सीटें आई है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, वक्त की थोड़ी सी कमी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतने अहम विषय पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज बड़ी बहस में काफी अहम मुद्दे पर हमने चर्चा की। विषय यहाँ पर क्राइम को लेकर के था, प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह की स्थिति है, उसी को लेकर के आज हमने बात की। कांग्रेस साफ तौर पर अपना पक्ष साफ करती नजर आई और उनका कहना कि कानून की व्यवस्था सुचारू है, लेकिन बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती नजर आ रही है और चुनावों में भी इस मुद्दे को मजबूती से प्रस्तुत करने की बात कहती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी प्रदेश की जनता क्या उस पूरे जो मिथक को दोहराती हुई नजर आती है कि एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस, या फिर कुछ अलग बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल बड़ी बहस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।